हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस मेकर। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं द हिंदू के फर्स्ट पेज पे छपे हुए इस आर्टिकल के बारे में। इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया और कनाडा ने एग्री कर लिया है $1.9 बिलियन के यूरेनियम सप्लाई के लिए। तो जो इंडिया को सप्लाई करेगा कनाडा कनाडा वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे आता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम है। पहले नंबर पे कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पे कनाडा आता है। तो $1.9 बिलियन का डील हुआ है इंडिया के साथ। तो इसमें यह है कि 10 साल के अंदर $1.9 बिलियन के वैल्यू का यूरेनियम प्रोवाइड करेगा कनाडा इंडिया को, और ये इंडिया इसको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में यूज़ करेगा। और इसकी ज़रूरत ऐसी क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे लिए एनर्जी का भी बढ़ते हुए टाइम में एनर्जी का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है फ्यूचर में। तो सोलर अलायंस तो है, सोलर के लिए फोकस तो कर रही है कंट्री, बट उससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि दिन में तो आप एनर्जी दे पाएंगे, मतलब दिन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन रात में कोई जरिया नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी क्लीन एनर्जी का कोई जरिया नहीं है। और माना यह जाता है कि यूरेनियम जो होता है वन ऑफ द मोस्ट क्लीन, मतलब वन ऑफ द मोस्ट क्लीन एनर्जी के कैटेगरी में आता है। उसमें है थोड़े हजार्ड्स हैं, बट अगर उसको सावधानी से देखा जाए तो उसको मैनेजेबल भी है, मैनेज किया जा सकता है। तो इसमें ये होता है कि अगर रात के टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दिन में अगर उतनी एनर्जी की खपत है और रात में मान लीजिए थोड़ा कम भी है, तो हम सोलर एनर्जी से स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। इतनी एनर्जी की स्टोरेज में और ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है अगर बैटरी का भी यूज़ किया जाए। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग क्लीन एनर्जी का और सोर्स ढूंढा जाए, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी है। तो न्यूक्लियर के लिए अब इन्होंने साइन किया है कि न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो 2010 में साइन हुआ था। उसके बाद ये होता है कि यूरेनियम के अलावा कनाडा कैन प्रोवाइड कर सकता है, मैं जो प्रोवाइड कर सकता है वो एलएनजी है, एलपीजी है, क्रूड ऑयल है। तो इसके बहुत बड़े मतलब प्रोड्यूसर हैं। और हमें पता है कि कनाडा में अभी जो उसके जो रीजन्स हैं, नॉर्दर्न रीजन्स हैं, तो वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। परमाफ्रॉस्ट अभी पिघल रहा है, तो वहाँ से भी एनर्जी निकल रही है। तो कनाडा उस पर भी काम कर रहा है कि वहाँ से कैसे यूज़ किया जाए टेक्नोलॉजी को, और एलएनजी और एलपीजी को प्रोड्यूस किया जाए। और भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जहाँ पे जो हमारे टेक ट्रांजिशन में भी काम कर सकते हैं। तो देखिए, आगे देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। तो आगे देखेंगे तो इसमें यह है कि एक कमिटमेंट है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जाए, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी इसमें मदद की जाए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना बायोफ्यूल अलायंस को और बढ़ाया जाए, और मतलब जो नेचुरली प्रोड्यूस सके और जिसमें ज़्यादा वो नहीं हो, पॉल्यूशन नहीं हो। तो इसमें और भी एक चीज़ आई है, इस आर्टिकल में एक और चीज़ आया है कि इंडियन सोलर अलायंस में, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, जो इंडिया ने 2015 में फ्रांस के साथ बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर भी हमारे गुरुग्राम में है, जो फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस के उससे हुआ था। तो कनाडा ये बोल रहा है कि हम लोग इस अलायंस को ज्वाइन करने वाले हैं। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट है। पहले तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है कि कनाडा जब निज्जर के किलिंग के केस के बाद इन सब चीज़ों को साइड लाइन करके, जब हमारा खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस खालिस्तानियों को, खालिस्तानी जो ग्रुप होते हैं, खालिस्तानियों बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन खालिस्तानी ग्रुप जो होते हैं उनको लेके बहुत सारी, मतलब अपने पॉलिटिकल यूज़ के लिए उनको यूज़ किया जाता था, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, वोटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता था। पर मार्क कार्ने जब से आए हैं तो उन्होंने इस चीज़ को साइडलाइन कर दिया, और एक बहुत ही हमारा जो रिलेशन था कनाडा के साथ बहुत ख़राब हो चुका था। तो उस इसको सब साइडलाइन करके उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इकोनॉमिक कॉपरेशन जो सेपा हमारा एग्रीमेंट होता है, तो इसमें ये हुआ है कि कमिटमेंट टू कंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ 2026 के एंड तक ये लोग एग्रीमेंट को कंक्लूड करेंगे। और इसमें ये हुआ है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस इश्यूड टू डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, मतलब डबल बायलैटरल ट्रेड कर सकते हैं, मतलब एफटीए की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और वही में आगे ही यही जाके होने वाला है। तो जिसमें हमारा देखा जाए कि
क्या पास्ट में मतलब चीज़ें हुई हैं, हमारे कैसे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बने एक दूसरे से, तो उसमें एजुकेशन और कल्चर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। कल्चरल ट्रेड्स तो हैं ही, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा पंजाब के मतलब बहुत मतलब सिख रिलीजन ही ठीक ठाक बहुत अच्छी खासी मात्रा में कनाडा में बसा हुआ है। और भी टेक्नोलॉजीज़ में बहुत अच्छा है कनाडा, तो वो भी उसमें भी हेल्प करता है। जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो, एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड हों, चाहे यूरेनियम से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी अच्छा है कनाडा। तो उसमें भी हम लोग एक कॉपरेशन कर सकते हैं कनाडा के साथ। आगे देखते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि चाइना फैक्टर, हाँ, तो इंडिया और कनाडा दोनों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई चाइना का हर जगह अपनी वो है, हेजीमनी है। एक इकोनॉमिक ट्रेड में और एक वर्ल्ड के ट्रेड लेवल पे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एक हेजीमनी है। तो सेपा प्रोसेस हुआ है, कमिटमेंट टू कंक्लूड द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो आगे वही एफटीए में ही टर्न होने वाला है। तो सॉरी, मैं एक वही स्लाइड दोबारा खोल दिया गलती से। हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो चाइना वाला फैक्टर है, तो चाइना से रिलायंस कम करने की ज़रूरत है अभी इंडिया और कनाडा दोनों को चाइना पे। और एक इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क भी हुआ करता था कनाडा इसमें, जो फाइव आइज अलायंस में हम लोग जैसा जानते हैं कि जो यूएसए ने बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उसका भी पार्ट रहा है। और इसमें भी वो लोग जब नज़र देखते हैं तो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में, चाहे इंडियन ओशियन के रीजन में, तो उनको लगता है कि भाई चाइना अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और एक तो वर्ल्ड के ट्रेड लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी अच्छा प्रोवाइड मतलब कंपटीशन दे रहा है बहुत सारे देश को, यूएस को, इंडिया को, कनाडा को, रसिया को। तो ये एक दोनों के लिए ही बड़ा ही कंसर्न का मैटर है। और जो हमारे यहाँ जो भी मैं बता रहा था कि निजर का केस हुआ था और खालिस्तान इशू था, इसको भी साइड लाइन करके अब आगे बढ़ रहा है और एक डिप्लोमेटिक रीसेट हो चुका है। तो जो 2023 से चल रहा था अभी तक, बहुत सारे कोल्ड मोमेंट्स हो गए थे, तो उसके बाद अब शिफ्ट कर रहा है। रीजनल स्टेबिलिटी, हमारा जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया में, और उसको भी इंडिया ने बोला है कि भाई इसको भी सही करना है, तो हम लोग एक डिप्लोमेसी और डायलॉग के ही रूप से सही कर सकते हैं। और उनका भी यही मानना है, कनाडा का भी यही मानना है कि इंडिया एक पीसफुल कंट्री और पीस को ही प्रमोट करता है। तो इस पे ही बात हुई है जब ये अभी आए थे यहाँ पे, तो वेस्ट एशिया वाली सिचुएशन पे भी किसी ने पूछा था, तो उस पर ही बात हुई थी। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हर चीज़ को बुला के प्रैग्मेटिज्म ओवर पॉलिटिक्स, मतलब कि एक लिबरल तरीके से चीज़ों को देखा जा रहा है। और उसके बाद ही मतलब ये हो सकता है कि भाई अब इन सब चीज़ों को भूला जाए और ट्रेड एंड एनर्जी के लिए काम किया जाए, सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को बढ़ाया जाए। रिसोर्स की सिनर्जी, मतलब कि एक दो दो लोग जब मिलके कोई चीज़ पे काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और एक दो टेक्नोलॉजी और फिर दो दो बेस्ट ब्रेन्स मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट आता है। तो वो भी सिनर्जी दिख रही है हमारे यहाँ इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में। और जिस तरह से हम देख ही रहे हैं कि एनर्जी का भी डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसको मीट करना भी बहुत ज़रूरी है। जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, उससे हमारा वो भी हो गया है कि रीअलाइनमेंट भी हो गया है। शेयर्ड इंटरेस्ट इन स्टेबल इंडो पैसिफिक एंड डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना, तो वही है कि चाइना से हम लोग को दूर होना है। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले पेज का, और ये पूरा एक समरी है, चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पे।